क्लास में हम भौतिक भूगोल जो कि हमारा बीए फर्स्ट ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र है और उसके एक टॉपिक पृथ्वी की उत्पत्ति की पिछली क्लास में हमने जो दो संकल्पनाएं हैं अद्वैतवादी और द्वैतवादी, उसमें से अद्वैतवादी जो संकल्पना कांट ने दी है उनके बारे में पढ़ा था और लाप्लास के बारे में पढ़ा था। लेकिन हमने केवल उस क्लास में लाप्लास की सिद्धांत के बारे में ही पढ़ा था। उसका जो मूल्यांकन या उनके जो सिद्धांत के विरोध में जो तथ्य दिए जाते हैं उनके बारे में मैं कुछ थोड़ा सा इस क्लास में बताना चाहूँगी। तभी हम इसके बाद अगला जो द्वैतवादी संकल्पनाएं हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में उनका अध्ययन करेंगे। तो लाप्लास ने जो अपनी परिकल्पना दी थी वैसे वो कांट की परिकल्पना से थोड़ी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि उसमें इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति की समस्या की भी हल की थी और उसकी रचना, उसका स्वभाव, इन सब के बारे में भी बताया था। और साथ में ये भी बताया था कि शुरू में तो जितने भी मौलिक पदार्थ थे जिनसे ग्रह बने वो गैस की अवस्था में थे, धीरे धीरे ठंडे होते गए और तरल अवस्था में, और बाद में ठोस भूपटल का निर्माण हो गया। लेकिन धीरे धीरे विद्वानों ने बताया कि अब पृथ्वी जब उत्पत्ति हुई तो शुरू से ही ठोस रूप में ही रही होगी। इसी तथ्य के चलते हुए हम 2-3 ये पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर ये कह सकते हैं कि लाप्लास की परिकल्पना में भी कुछ कमियां थी। पहली कमी तो ये थी कि जो सौरमंडल है या सौर मंडल है उसके जितने भी ग्रह हैं वो कोणीय आवेग जो होता है उसके लिए ये कहा जाता है कि भाई वो प्रारंभ में मौलिक नीहारिका में व्याप्त था और जैसे जैसे नीहारिका घूमने लगी और अधिक तेज़ी से घूमने लगी तो नीहारिका के लिए तोड़ने के लिए पर्याप्त था। लेकिन ऐसा नहीं है, वो इतना पर्याप्त नहीं था। तो फिर इस तथ्य से ये परिकल्पना तो वैसे ही गलत सिद्ध हो जाती है। और ये कहा गया इस परिकल्पना में कि नीहारिका से 9 छल्ले क्यों निकले, ये 9 से अधिक भी निकल सकते थे। तो ये जो 9 छल्ले निकलने की बात है ये लाप्लास अपनी तरफ से बता नहीं पाए। और तीसरा जो मुख्य है तथ्य था कि नीहारिका के जितने भी कण होते हैं वो अल्प पारस्परिक संलग्नता अर्थात स्मॉल डिग्री ऑफ, जैसे आप ये कह सकते हैं कि मतलब जैसे उनकी जो बहुत कम रूप में आपस में जुड़े हुए हैं, उसके द्वारा जो छल्ले निकलने का क्रम था वो उस क्रिया में अवकाश तो हो ही नहीं सकता। फिर इसके बाद लगातार जैसे 9 छल्ले निकले और उसके बाद निकलना बंद हो गया। इन सब तथ्यों को देखते हुए इस परिकल्पना को की भी काफ़ी आलोचना हुई। और अगर हम ये मान के चलते हैं कि सूर्य जो है वो नीहारिका का ये एक भाग है तो तरल अवस्था में होने के कारण सूर्य के बीच में भी उभार होना चाहिए था। लेकिन और साथ में भाई ये लगे कि हो सकता है एक नया छल्ला फिर पृथक होकर के निकलने वाला है, लेकिन ऐसा फिर नहीं हुआ। तो ये जो कुछ परिकल्पनाएं थी या कुछ कमियां थी इस परिकल्पना में वो हमें ये बताती हैं कि हाँ लाप्लास की परिकल्पना में भी काफ़ी अधिक कमियां नज़र आती हैं। अब लाप्लास ने शुरू में ये भी माना था कि एक गतिशील और गर्म नीहारिका थी। गतिशील, आप बार बार मैं बात बता रही हूँ आपको कि गतिशील का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली चीज़। तो अब ये नीहारिका कहाँ से आई और साथ में उसमें गर्मी और गति कहाँ से पैदा हुई, ये इन प्रश्नों का उत्तर भी इस परिकल्पना से नहीं मिलता है। और साथ ही जैसे अब ये परिकल्पना ये कहती है कि जितने भी ग्रह हैं और उपग्रह हैं वो अपने पिता ग्रहों की दिशा में घूमनी चाहिए उनको इस परिकल्पना के अनुसार। लेकिन हम देखते हैं कि आप देखना कभी भी जब हम ग्रहों का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि शनि और बृहस्पति के जो उपग्रह हैं वो अपने जिस ग्रह से वो बने हैं अपने उस पिता ग्रह के विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं। अब जैसे कि जो लाप्लास है वो अपनी परिकल्पना के समय
केवल ऐसे ही उपग्रहों का पता लगा पाए थे जो कि अपने पिता ग्रह के चारों तरफ घूमते थे। बाद में बताया उन्होंने कि भाई जब बाद में जब उन्हें ये पता लगा या शायद उन्हें तो ये पता ही नहीं था कि अन्य जितने भी उपग्रह जैसे कुछ जो अपने पिता ग्रह की विपरीत दिशा में घूमते हैं उनके बारे में उन्हें पता ही नहीं लग पाया था। इन सब को देखते हुए लगता है कि लाप्लास की परिकल्पना भी एक कल्पना मात्र थी और इसीलिए हम ये समझ पाए कि लाप्लास की परिकल्पना में भी काफ़ी गलतियाँ थी। अब इसके बाद हम द्वैतवादी संकल्पना को देखते हैं। तो शुरू में मैं बात कर चुकी हूँ कि जो द्वैतवादी संकल्पना है उसमें एक तारे के विपरीत दो तारों की हम लोग दो तारों के बारे में सोचते हैं कि भाई जितने भी ग्रह और उपग्रह हैं उनका निर्माण दो तारों से हुआ है। इसी कारण से इस संकल्पना को हम लोग द्वैतवारक या द्वैतवादी संकल्पना कहते हैं। चैम्बरलिन और मोल्टन ने अपनी ग्रहाणु परिकल्पना इसी संकल्पना को ध्यान में रखते हुए दी है। जेम्स जीन्स और जेफरीज ने अपनी ज्वारीय परिकल्पना दी है। एच.एन. रसेल ने अपनी द्वैतवारक परिकल्पना दी है। इनकी इस परिकल्पना में तो ये और कि जैसे इसमें सूर्य के अलावा भी दो और तारे थे, तो चूँकि द्वैतवादी परिकल्पना में केवल हमारे कोर्स में ऑटो श्मिट की परिकल्पना आती है, तो उसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे और जेम्स जीन्स के बारे में भी मैं इसमें बात करूंगी आपसे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑटो श्मिट की अंतर तारक धूल परिकल्पना, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। अब ये जो ऑटो श्मिट थे, आप थोड़ा सा जैसे ये जो प्रश्न है इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि एक लाइन के होंगे जो एक नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं। तो जैसे हम एक ये पूछा जा सकता है कि ये जो अंतर तारक धूल परिकल्पना है वो किसने दी है। वो ऑटो श्मिट नाम के भूगोलवेत्ता ने दी है, जो कि एक रूसी वैज्ञानिक या भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने 1943 में सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में बताया था। उनकी इस परिकल्पना के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सूर्य और ग्रह, उन दोनों के बीच में जितने भी ग्रह और सूर्य हैं उन सब के बीच में जो कोणीय आवेग है उसमें अंतर पाया जाता है। और इसी कारण से, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं जितने भी ग्रह हों उनकी संरचना में अंतर पाया जाता है। सूर्य के करीब तो बहुत भारी पदार्थ वाले ग्रह पाए जाते हैं और दूर हल्के पदार्थ वाले ग्रह पाए जाते हैं। और इन सब ग्रहों की गतियों में भी अंतर पाया जाता है। और साथ ही जो सूर्य और ग्रह हैं उनके बीच की जो वर्तमान दूरी की जो यथार्थता है, यानी कि सिद्ध हो जाता है जिस आधार पर ऑटो श्मिट ने अपनी परिकल्पना दी थी, उस आधार पर इन सारे ग्रहों के बीच की दूरी की भी अपने को सत्यता सिद्ध हो जाती है। और ये कहा जाता है कि जो श्मिट की जो परिकल्पना थी उसकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये मानी जाती है कि उन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से मानी है। अब थोड़ा सा हम इस ऑटो श्मिट के सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस और धूल के कण फैले हुए थे। आप थोड़ा सा जैसे चाहें तो घर में जब पढ़ते हुए एक कॉपी में ये हमारे जो कोर्स में 3 परिकल्पनाएं हैं उनका अंतर करते हुए 3 लाइनें बनाकर तीनों की जो एक एक पॉइंट्स को अंतर में लेते हुए पढ़ेंगे तो ये और ज़्यादा अंतर समझ में आएगा कि भाई सबसे पहले कांट ने किस आधार पर परिकल्पना की शुरुआत की, लाप्लास ने किस आधार पर परिकल्पना की शुरुआत की, जेम्स जीन्स ने किस परिकल्पना के आधार पर या किस के आधार पर इसकी शुरुआत की, और साथ में ऑटो श्मिट ने किस आधार पर परिकल्पना की शुरुआत की।
तो अब ये जो अत्यधिक मात्रा में गैस और धूल के कण फैले हुए थे, इन और ये माना जाता है कि ये जो गैस, बादल और धूल कण थे, इनकी उत्पत्ति जो है उल्काओं और तारों से निकले हुए पदार्थों से हुई है। शुरू में जब सूर्य आकाश गंगा के करीब से गुजर रहा था, तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस, बादल और धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वो सामूहिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करने लगे। अब शुरू में तो ऐसा हुआ था कि धूल कण और गैस अव्यवस्थित रूप से अलग अलग सूर्य का चक्कर लगा रहे थे, लेकिन जो गैस की मात्रा थी वो कम थी और वो इसीलिए बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित थी, जबकि जो धूल के कण थे वो बहुत ज़्यादा थे और बहुत ज़्यादा होने के कारण वो कम अव्यवस्थित थे। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि धूल के कण संगठित और घनीभूत होकर के एक चपटी तस्तरी या डिस्क में बदल गए, और जो ग्रह थे उनका निर्माण कई क्रमिक अवस्थाओं से होकर के गुजरा, जिनके बारे में हम थोड़ा सा नीचे पढ़ेंगे कि शुरू में जब धूल के कण थे वो नॉन इलास्टिक रूप में, अप्रत्यास्थ, यानी कि नॉन इलास्टिक का मतलब होता है, जैसे हम लोग सब जानते हैं कि इलास्टिक जो होती है वो खिंच जाती है, जब हम उसको खींचते हैं लंबी जाती है, और जब छोड़ते हैं तो वापस अपनी प्रारंभ की अवस्था में आ जाती है। लेकिन अप्रत्यास्थ होता है नॉन इलास्टिक रूप में, आपस में टकराने के कारण उनकी गति जो होती है खोने लग गई, और धीरे धीरे उनकी गति जो थी या उनकी जो स्पीड थी वो धीरे धीरे कम कर होती गई, और वो संगठित होकर के ग्रहों के भ्रूण के रूप में बदल गए, मतलब छोटे छोटे पिंडों के रूप में बदल गए। और ये गैस कण जब इलास्टिसिटी रूप में, यानी कि प्रत्यास्थ रूप से टकराने लगे, तो इस कारण से क्योंकि इसीलिए उनकी गति मंद भी नहीं हुई, कम भी नहीं हुई, और वो आपस में घनीभूत या एक दूसरे से मतलब इकट्ठे नहीं हो पाए। अब इन्होंने गैस के और धूल कणों में दोनों में ये अंतर बताया है। इसके बाद इन्होंने कहा कि जब ये जो भ्रूण या फिर जो भ्रूण और अधिक जितने भी पदार्थ थे वो अपने आप को एक दूसरे में मिलकर के बड़े होने लग गए, एस्टेरॉइड्स या क्षुद्रग्रह बन गए। और इसके बाद में अभी तक भी ये जो एस्टेरॉइड हैं या क्षुद्रग्रह हैं तस्तरी के अंदर ही उसी दिशा में ही घूम रहे हैं। बाद में ये एस्टेरॉइड अपने आसपास के दूसरे पदार्थों को भी अपने में लेकर के बड़े बड़े ग्रहों में बदल गए, और जो ग्रहों का निर्माण है उसके बाद जब कुछ पदार्थ बचा रह गया तो वो इकट्ठा होकर के अपने पास के ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने लग गया, उससे उपग्रहों का निर्माण होगा। अब ये जो इन्होंने ये बताया कि जो ग्रह और उपग्रह उनका निर्माण सूर्य से नहीं हुआ है, बल्कि गैस, बादल यानी या मेघ या धूल कणों से हुआ है। तो इसलिए सूर्य और ग्रहों के कोणीय आवेग में अंतर होना स्वाभाविक है इनके अनुसार। इसीलिए विभिन्न ग्रहों के कोणीय आवेग में अंतर जो पाया गया था उसकी वजह से गणितीय आधार पर श्मिट ने ये प्रमाणित किया कि जिस ग्रह के ग्रहपथ की का अर्धव्यास जितना कम होगा उसका कोणीय आवेग उतना ही कम होगा। अब ये जैसे इनका कहना था कि जो सूर्य है उसके करीब तो बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जो भारी पदार्थ वाले हैं, और जैसे जैसे हम सूर्य से दूर चलते चले जाते हैं हल्के पदार्थ वाले ग्रह पाए जाते हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि तस्तरी के जो विभिन्न भाग हैं वहाँ पर सूर्य द्वारा जो गर्मी प्राप्त होती है उसमें भी विभिन्नता पाई जाती है। तो जो उस तस्तरी के पास जो केंद्र की तस्तरी के जो केंद्र की सूर्य के करीब जितने भी ग्रह हैं वो बहुत अधिक गर्म में भारी पदार्थ से बने हुए हैं, जबकि बाहर के जो ग्रह हैं वो कम गर्मी के कारण हल्के गैसीय पदार्थों से बने हुए हैं। अब हम जैसे ये जो गैस और धूल कण से
अलग अलग परिमाण वाले ग्रह हमें मिलते हैं। इनका अलग अलग और विभिन्न दूरियों पर ये संगठित होने नेचुरली, जब ये इनमें जो गैस और धूल कण की मात्राएं अलग अलग थी, इस वजह से इनकी जो दूरियां थी वो भी अलग हो गई, और इसी कारण से ये सारे जितने भी ग्रह थे बराबर दूरी पर ना होकर के अलग अलग दूरियों पर हो गए थे। अब हालांकि ये परिकल्पना अन्य पहले वाली परिकल्पनाओं से बिल्कुल अलग है, फिर भी इस परिकल्पना के बारे में भी जब इसका मूल्यांकन करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो ऑटो श्मिट की परिकल्पना है वो काफ़ी कुछ वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, लेकिन इसमें भी कुछ दोष हैं। जैसे कि हम ये पता नहीं लगा पाए इस परिकल्पना के आधार पर कि जो गैस है, मेघ है और धूल कण है वो कहाँ से आए, और अगर गैस, मेघ और धूल कण बिखरे हुए थे और ठंडे थे तो सूर्य ने उनका अपहरण कैसे कर लिया। ये ऐसे कुछ एक दो सवाल थे जो हमारे सामने निकल कर के आते हैं। हालांकि देखा जाए तो जो ऑटो श्मिट का जो सिद्धांत है वो उसकी जो मान्यता है वो लगातार ही बढ़ती चली जा रही है क्योंकि अमेरिकी खगोलशास्त्री क्यूपर ने जो सिद्धांत दिया था 1949 में, वो भी इसी सिद्धांत पर आधारित था। और अभी भी लोग ये जो ऑटो श्मिट का जो या क्यूपर का सिद्धांत है उसी के प्रतिपादन में लगे हुए हैं। और 1951 में फेसेनकॉव ने भी सूर्य से निकले पदार्थ से ग्रहों की उत्पत्ति मानी थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी परिकल्पना को बदल दिया और उन्होंने भी ये ऑटो श्मिट की तरह ही सूर्य के साथ जो धूलकण और गैस और मेघ है उनके आधार पर ये बताया है कि ग्रह की रचना हुई है। इस तरीके से हमने ये आपको कुछ मुख्य परिकल्पनाएं इसके आधार पर बताई थी। हालांकि अभी भी जैसे एक बिग बैंग और स्फीति सिद्धांत भी इस द्वैतवादी परिकल्पना के अंतर्गत आता है, और साथ में ये जो उरे ने 1951 में, एजवर्थ ने 1949 में, गोल्ड ने 1956 में अपने ठोस पदार्थों की संगठन के आधार पर भी अपनी परिकल्पना को दिया है। तो जैसे एक ड्रोगोसेवस्की ने बृहस्पति सूर्य द्वैतवाद परिकल्पना दी है। तो ये कुछ जो परिकल्पनाओं के अध्ययन के बाद हम इस क्लास में तो अभी इन परिकल्पनाओं का ही वर्णन करेंगे। अगली क्लास में मैं दूसरे टॉपिक को लूँगी।